नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो चुनाव नतीजे आ गए। आपको मालूम है कि एनडीए को यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला है। 291 सीटें मिली हैं, 291। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली है। तो बहुमत से 32 सीट, अकेले बहुमत से 32 सीट दूर है, लेकिन एनडीए के रूप में उसको बहुमत हासिल है। अब इस एनडीए का हिस्सा जो 291 है, उसमें दो पार्टियों पर खास नज़र है। एक है तेलुगु देशम पार्टी जिसके 16 सदस्य हैं, और उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड जिसके 12 सदस्य हैं। ये मिलाकर होते हैं 28 सीटें। अगर 291 में से घटा दें तो एनडीए का भी बहुमत नहीं रह जाता। इसलिए मामला बड़ा जो है वो बड़ा किनारे का है। एक तरह से कहें तो तलवार की धार पर नरेंद्र मोदी को चलना पड़ेगा अपने तीसरे कार्यकाल में। अब देखिए, राजनीति में हम सब लोग जानते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं होता है, और इस तरह की खबरें जो हैं चलना शुरू हो गई हैं। उनमें से मेरा मानना है ज़्यादातर प्लांट की जा रही हैं। जैसे कल चलाया गया कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की, एमके स्टालिन ने जो है चंद्रबाबू नायडू से बात की। ये सब अफवाहें हैं, लेकिन ये अफवाहें इस चुनाव में, मैं तो मानता हूँ इस चुनाव का अगर सिर्फ एक शब्द में अगर इस चुनाव के नतीजे को बताना हो तो वो शब्द है अफवाह। अफवाह पर ये चुनाव लड़ा गया और जीता गया। अफवाह से भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, उस पर लेकिन फिर बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि एनडीए में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या आशंका है। तो पहला सवाल जो सबके मन में है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का व्यवहार क्या होगा। उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी इस सरकार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बड़ा स्पष्ट है। तो क्या सवाल है कि ये दोनों में से कोई या दोनों मिलकर एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। अगर ऐसी संभावना या आशंका है तो उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके जरिए वो इंश्योर कर सके कि इनके जाने पर भी बहुमत बना रहे। ये मुद्दा जो है अगले कुछ दिनों में, या कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले कुछ महीनों में जो है उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। इसमें खास जो आशंका जताई जा रही है वो नीतीश कुमार को लेकर है। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एक साथी के रूप में उनकी विश्वसनीयता नहीं है। इतनी बार वो पलटी मार चुके हैं कि फिर कब पलटी मार देंगे कोई नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता कि कब वो क्या फैसला ले लेंगे। हालांकि इसकी संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही कम दिखाई देती है। उसकी वजह बताता हूँ। नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार में शामिल हैं बिहार में, और नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मारने के बाद जान गए हैं कि उनका वोटर और बीजेपी का वोटर एक तरह से सोचते हैं। तो दोनों में जो है कॉम्पेटिबिलिटी है, दोनों में साम्य है, इसलिए बीजेपी के साथ रहने में ज़्यादा फायदा है। एक बात। दूसरा, एनडीए में बीजेपी की 240 सीटें हैं, तो जो एंकर है इस गठबंधन का वो बहुत मजबूत है। तो अस्थिर होने की सरकार की कोई संभावना कम से कम जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी ओर से नहीं है। दूसरी बात, एक गठबंधन के साथी के रूप में बीजेपी को उन्होंने आजमाया हुआ है, और दूसरे जो भी दल बीजेपी के साथ रहे हैं गठबंधन में, उन सब ने आजमाया हुआ है कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों को ज़्यादा जगह देती है, ज़्यादा जो है रियायत देती है, उनको बढ़ने का मौका देती है ज़्यादा। तो इसलिए भी नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी होगी। मेरा मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वो जितनी संभावनाएं थीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की, वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब नीतीश कुमार तय करेंगे कि 2025 के चुनाव के गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, यानी उसका नेतृत्व कौन करेगा। नीतीश कुमार से उसका नेतृत्व तभी हट सकता है जब खुद नीतीश कुमार चाहें, और नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाहेंगे, कोई राजनेता नहीं चाहता।
कोई राजनेता रिटायर नहीं होना चाहता है। ज़्यादातर मामलों में राजनेताओं को और दूसरे लोगों को भी रिटायर करना पड़ता है। तो नीतीश कुमार को रिटायर करने की स्थिति में बीजेपी नहीं रह गई है। अब नीतीश कुमार तय करेंगे कि वो कब रिटायर होंगे या वो रिटायर होना भी चाहेंगे कि नहीं। कम से कम 2025 में तो नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने सरकार चलाकर जो है आरजेडी के साथ भी देख लिया, बीजेपी के साथ भी देख लिया। उनको ये समझ में आ गया है कि सरकार चलाने में, राज्य की सरकार की बात कर रहा हूँ, उनके लिए बीजेपी के साथ सरकार चलाना ज़्यादा सुविधाजनक है। और दूसरी बात, जो आरजेडी के साथ जाने में है, जो खतरा उनके वोटर को और उनको राजनीतिक रूप से दोनों को एक संशय मन में रहता है। कोई खतरा हो ना हो, कोई हमला हो ना हो, हमला से मतलब मेरा राजनीतिक हमला है, कोई भौतिक या शारीरिक हमले की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन उनके वोटर के सामने तो ये खतरा हमेशा बना रहता है, शारीरिक हमले का भी। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार को ये मालूम है, हालांकि ये सब मालूम होते हुए भी वो पलटी मार चुके हैं, ये तो मालूम है सबको। तो जाहिर है कि अब बीजेपी उस हालत में नहीं है कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव डाल सके। ये बात नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता है इस समय। तो वो जानते हैं कि अब बीजेपी से वो जो चाहेंगे वो करवा पाएंगे, यानी उनकी स्थिति बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए में वो हो जाएगी जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय थी। तो उस तरह की छूट उनको कम से कम बिहार में मिल जाएगी और केंद्र की सत्ता में भी उनको बड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये दोनों बातें सुनिश्चित रहेंगी। दूसरी तरफ जो गठबंधन है, अगर वो जाने की सोचे भी तो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ, वो 100 सीटों से नीचे है, 99 सीट पर है और उसमें दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें ऐसे दल हैं जिनके साथ चलना शायद नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद उस सरकार की राजनीतिक स्थिरता को लेकर हमेशा एक प्रश्न बना रहेगा और कांग्रेस जहां हो एंकर की भूमिका में, केंद्रीय भूमिका में, वो सवाल हमेशा बना रहता है। कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया सरकार बनाने का, सरकार में शामिल नहीं हुई और जो है सरकार गिरा दी। कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन दिया, उसमें शामिल नहीं हुई, सरकार गिरा दिया। देवगौड़ा की सरकार को समर्थन दिया, शामिल नहीं हुई, गिरा दिया। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को समर्थन दिया, शामिल नहीं हुई, गिरा दिया। तो कांग्रेस का जो इतिहास है, जो अतीत है, वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाला है। ये बात जो भी कांग्रेस के साथ जाना चाहेगा, अगर सरकार बनने की संभावना वो तलाश रहा है उनके साथ, तो उसके मन में ज़रूर होगी कि कांग्रेस कितनी दूर तक चलेगी। कांग्रेस, हालांकि 10 साल गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने चलाई 2004 से 2014, लेकिन स्वाभाविक पार्टी नहीं है गठबंधन की राजनीति की कांग्रेस, ये सबको मालूम है। तो नीतीश कुमार के लिए विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। उनके सामने जो है एक स्थिति ये है कि बीजेपी के साथ रहने में उनका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ उन्होंने अभी जो ये इंडी गठबंधन बना, उसमें जाकर देख लिया कि उनके लिए मुश्किलें कितनी हैं, समस्याएं कितनी हैं और किस तरह की हैं और कहां कहां से आ सकती हैं। इस गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे। इस गठबंधन में अरविंद केजरीवाल भी होंगे, इस गठबंधन में ममता बनर्जी भी होंगी और बहुत सारे दल होंगे, समाजवादी पार्टी भी होगी। किससे कैसा तालमेल बनेगा। और ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि दूसरे गठबंधन में, यानी इंडी गठबंधन में, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी होगी, तो अखिलेश यादव का रुतबा ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है डीएमके होगी, नीतीश कुमार की पार्टी का नंबर उसके बाद आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गठबंधन में, यानी उस खेमे में नीतीश कुमार की जगह कैसी होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जो है, हालांकि ये बात ज़रूर कहने से पहले ये कहना चाहिए कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, इसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी है। और जब लौट कर आए थे इस बार, तो प्रधानमंत्री से कहा था कि अब कहीं उलट पलट नहीं, यहीं रहना है। अब उस पर वो कितनी देर टिके रहते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन आज की परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे। अब दूसरी पार्टी और दूसरे नेता की बात, चंद्रबाबू नायडू।
चंद्रबाबू नायडू गठबंधन के साथी के रूप में बड़े भरोसेमंद आदमी हैं, बड़े भरोसेमंद राजनेता हैं। उन्होंने 1996 में जो राष्ट्रीय मोर्चा बना था उसके वो संयोजक बने थे और उस मोर्चे को बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और जब तक सरकार गिरी नहीं तब तक मोर्चे के साथ रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। केंद्र की राजनीति में आने की कोई महत्वाकांक्षा दिखाई नहीं, अभी भी लगता नहीं है। अभी अभी इतनी बड़ी इतनी भारी जीत लेकर आए हैं वो आंध्र प्रदेश में। उन्होंने जगन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी का एकदम सफाया कर दिया है आंध्र प्रदेश से, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। तो इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद वो छोड़कर जो है, और ये मैंडेट ये याद रखिए, मैं पहले भी एक दो बार आपसे कह चुका हूँ, चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अब, और इनमें से 3 बार वो भाजपा के सहयोग से चुनाव लड़े हैं तब मुख्यमंत्री बने। सिर्फ एक बार जब उन्होंने अपने ससुर एनटी रामाराव से बगावत की थी और पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बने थे बिना बीजेपी के सहयोग के। तो ये बात भी चंद्रबाबू नायडू के मन में कहीं ना कहीं होगी। उनके लिए दोनों हाथों में लड्डू है। केंद्र से वो अपने राज्य के लिए जो विशेष पैकेज की मांग करते रहे या विशेष सहायता राशि की मांग करते रहे, अब वो लेने की स्थिति में है। नीतीश कुमार भी इस स्थिति में है कि विशेष पैकेज की मांग कर सकें और ले सकें, और नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं होगा इन दोनों नेताओं की मांग मानने के अलावा। तो नरेंद्र मोदी अब टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं अपने गठबंधन के साथियों को। तो नरेंद्र मोदी को पहले की तुलना में ज़्यादा लचीला होना पड़ेगा, अपने गठबंधन के साथियों को एकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा। ये इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहते हैं, जिस तरह की प्रगति की विकास की योजनाएं बनाना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू उनकी उस सोच से मेल खाता है। चंद्रबाबू नायडू का की राजनीति, उनका व्यवहार और उनकी शासन की शैली। चंद्रबाबू नायडू अपना चुनाव 2004 में हार गए थे, उसकी बड़ी वजह थी उनकी जो सोच थी विकास की। वो माना जा रहा था कि वो बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म की ओर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, ज़मीनी रिफॉर्म की ओर, ज़मीनी सुधार की ओर ध्यान कम दिया था। तो विकास को लेकर और ख़ास तौर से आर्थिक सुधार को लेकर चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में काफ़ी साम्यता है, इसलिए भी। और उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को भी, वो बड़े चतुर और जो है बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको मालूम है कि एनडीए में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देश में पैदा हो, एक और मध्यावधि चुनाव की नौबत आए। तो इसलिए भी चंद्रबाबू नायडू जाना नहीं चाहेंगे एनडीए को छोड़कर। लेकिन फिर कह रहा हूँ, राजनीति में आप पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि कौन कब तक कहाँ रहेगा, क्यों रहेगा। तो अब मैंने जो शुरू में सवाल किया था कि इन दोनों के खिलाफ बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को इस समय एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। तो राजनीति में और ख़ास तौर से सत्ता की राजनीति में इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? यानी एक और सहयोगी जिसको लेकर वो निश्चिंत हो सकें कि इन दोनों के बार्गेन का असर ना पड़े, सौदेबाजी का असर ना पड़े। हालांकि वो तीसरा भी बार्गेन करेगा, सौदेबाजी करेगा, लेकिन 3 लोगों में बैलेंस करना ज़्यादा आसान हो जाता है अपेक्षाकृत। तो तीसरी पार्टी मेरी नज़र में हो सकती है डीएमके। आप पिछले 10 साल में देखिए, डीएमके की राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका नहीं रही और अगले 5 साल भी नहीं रहेगी अगर वो एनडीए का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो इंडिया अलायंस में बने रहते हैं। इंडिया अलायंस की राष्ट्रीय राजनीति की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। तो केंद्र सरकार को चलाने में, उसकी नीतियां बनाने में, उसकी नीतियों को कोई विशेष मोड़ देने में या कोई विशेष नीति बनवाने में एमके स्टालिन की कोई भूमिका पिछले 10 साल नहीं रही और अगले 5 साल भी नहीं रहेगी। क्या वो ऐसा चाहेंगे? सवाल ये है कि वो कांग्रेस पार्टी को, उनका जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस पार्टी को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। तो ये बात उनको अच्छी तरह से मालूम है कि उनके वोट शेयर पर कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के न होने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
तो ऐसे में एक संभावना बनती है, मैं जानता नहीं हूं कि ऐसा होगा कि नहीं, एक संभावना बनती है, उनकी पार्टी में ये सोच विचार भी है कि हमें कब तक केंद्र से लड़ते रहना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ मिलकर, मैंने एक वीडियो में पिछले कहा था कि जिस तरह से नवीन पटनायक ने राजनीति की अपने राज्य की अलग और केंद्र की अलग, उन्होंने केंद्र सरकार से संबंध बनाकर रखा, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, और उसका फायदा पहुंचाया अपने राज्य को, राज्य के संसाधनों के लिए, राज्य के विकास के लिए। क्या एमके स्टालिन के मन में ऐसी बात आ सकती है? वहाँ सोच विचार ज़रूर है, कोई फैसला नहीं हुआ है, और फैसला कोई बहुत जल्दी होने वाला है ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन अब बीजेपी की ज़रूरत है इसकी, तो क्या बीजेपी की ओर से इस तरह के प्रयास किए जाएंगे? क्या एमके स्टालिन को लुभाने की कोशिश बीजेपी करेगी? क्या प्रधानमंत्री पहल करेंगे इस दिशा में? ये आने वाले कुछ महीनों में इसका अंदाज़ा लगेगा। बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वही बात है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं रहता, बदलाव होता रहता है। तो इसको देखते हुए अपनी सरकार के स्थायित्व के लिए मोदी इस बारे में विचार कर सकते हैं। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का विचार उनकी पार्टी, उनके मन में आ सकता है, और उसके लिए वो प्रयास भी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एमके स्टालिन के आने से कोई दिक्कत होगी। वो ये भी सोच सकते हैं कि हम और बड़े हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे, हमारी ताकत और बढ़ जाएगी, हमारी बार्गेनिंग पावर भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस दिशा में भी सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर आगे की राजनीति बड़ी अनिश्चितता का दौर लेकर आने वाली है। ये बहुत आसान नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करना, और इस तीसरे कार्यकाल में सरकार उस तरह से चलाना जैसे वो चला रहे थे। जैसे चला रहे थे उस तरह से सरकार नहीं चलने वाली। उनको अपने जो है व्यवहार में और अपनी कार्यशैली में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। क्या वो इसके लिए तैयार हैं? जिस तरह का अनुभव है उनका, प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव है, जिस तरह की उनकी सोच है, जिस तरह की उनकी नीति है नेशन फर्स्ट की, उस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन ये तो समय बताएगा कि ऐसा होगा या नहीं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।